नेचर में हमें ये चीज़ नहीं, हमें नेचर में रिसोर्स पार्शनिंग देखने को मिलती है ज़्यादातर। ये मैक आर्थर का मानना था। मैक आर्थर कहते थे रिसोर्स पार्शनिंग मतलब जो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं वो आपस में अपने रिसोर्स को शेयर करते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया था कि एक पेड़ पे 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वर्बलर्स के 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रहती थी, और क्या उनका रिसोर्स एक ही था। तो उन्होंने क्या किया कि लेकिन सारी की सारी एक साथ ही रहनी थी, जबकि एक बाकी ऊपर के गॉस के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तो एक को एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन सारी एक साथ रहती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर अपने फोरेजिंग एक्टिविटी में अपने बिहेवियरल अपने अंदर थोड़ी चेंजिंग लाई थी। जैसे कि चेंजिंग हम 2 टाइप का कर सकते हैं, या तो चेंजिंग हम ये कर सकते हैं कि वो लोग चेंजिंग ऐसे कर सकते हैं, या तो टाइमिंग डिफरेंट कर दें अपनी टाइमिंग, या मिल बांट के खाने का काम। तो वो मिल बांट के खाते थे, समझ लो, बस इतनी सी बात है। मैक आर्थर ने देखा ये बात। तो नेचर में हमें ज़्यादातर रिसोर्स पार्शनिंग देखने को मिलती है। अगला आ जाए पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म तो हम उस टर्म्स अच्छे से वाकिफ़ हैं, बस हमें ये बात जानना है कि पैरासाइट जो होते हैं उनमें क्या स्पेशल मॉडिफिकेशन हुआ रहता है जो ये ऐसी सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो उनमें मॉडिफिकेशन देखने की बात करें तो उनमें क्या होता है कि उनमें अननेसेसरी सेक्स ऑर्गन वो उनमें नहीं होता। एडेसिव ऑर्गन जैसे सकर टाइप प्रेजेंट होता है ताकि वो होस्ट को अपने पकड़ के रखे सकें। डाइजेस्टिव सिस्टम उनमें नहीं होता क्योंकि वो होस्ट के डाइजेस्टिव फूड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। अब एग्जाम्पल में पैरासाइट के एग्जाम्पल की बात करें तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ह्यूमन लिवर फ्लूक, जो कि एक ट्रिमेटोड पैरासाइट है। ह्यूमन लिवर फ्लूक, जिसको हम फैसियोला भी बोलते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थस का मेंबर है। ये ट्रिमेटोड पैरासाइट है। ये 2 होस्ट पे डिपेंड करता है, एक तो स्नेल, दूसरी फिश, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और मलेरिया के बारे में हम जानते हैं, मॉस्किटो और ह्यूमन उसके लिए होस्ट हैं। अब पैरासाइट जो होते हैं वो ज़्यादातर 2 टाइप के पैरासाइट हमें देखने को मिलते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट, एक को हम कहते हैं इंडोपैरासाइट। एक तीसरा और इंसाइटिंग दे रखा है, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो एक्टोपैरासाइट जो होता है यहाँ पे हम लिख दें 3 टाइप लिख देता हूँ। तो पैरासाइट ज़्यादातर 3 टाइप के हम देखने मिलते हैं। एनसाइटी में 3 टाइप दे रखे तो हम 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला एक्टोपैरासाइट में जैसे टिक्स ऑन डॉग, लाइस ऑन ह्यूमन, कैपोट्स ऑन मैराइन फिशेस, कैस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट। कैस्क्यूटा में क्लोरोफिल नहीं होता है, ना ही लीव्स होती हैं। अब इंडोपैरासाइट की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल इंडोपैरासाइट की जो लाइफ साइकिल होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इनमें एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब में नहीं पाए जाते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए इनकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और दूसरा लास्ट है ब्रूड पैरासिटिज्म, जो कि हमें कोयल एंड क्रो में देखने को मिलती है। यहाँ पे लिखा है मूवमेंट ऑफ द कुकू एंड crows in your neighbor park during the breeding season spring to summer and watch brood parasitism in action. अगला आता है जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टाइप है, वो आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में हमने देखा था कि उसमें एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा। कमेंसलिज्म की बात करें तो एन ऑर्चिड एक एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो इसका एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखें। ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन एपीफाइट एज एन एपीफाइट ऑन ए मैंगो ट्री। मैंगो के आम के पेड़ की ब्रांच पे और ऑर्चिड्स ग्रो करते हैं एज अ एपीफाइट। इसमें ऑर्चिड का फ़ायदा होता है, एपीफाइट को, मैंगो को कोई नुकसान नहीं ना फ़ायदा। बर्नेकल की बात करें तो वेल के बैक पे बर्नेकल्स बहुत सारे ग्रो होते हैं, इसमें बर्नेकल का फ़ायदा होता है, वेल का ना फ़ायदा ना नुकसान।
अब कैटल एरागॉट और ग्रेजिंग कैटल की अगर हम बात करें, कैटल एरागॉट एक बर्ड है, कैटल एरागॉट एक बर्ड है, और ग्रेजिंग कैटल में काऊ बफेलो कुछ भी हो सकता है। तो ये गाँव बफेलो जब घास वो अपने खेतों में जाती हैं तो वहाँ जब वो चलती हैं तो इंसेक्ट उससे उड़ते हैं, और ये कैटल एरागॉट इंसेक्ट ही खाते हैं। तो जब ये चलते हैं तो इंसेक्ट उड़ते हैं, तो ये इनको खाने में आसानी होती है, वरना वैसे इनको एरागॉट खाना, इनको इंसेक्ट मिलना ऐसा मुश्किल होता है। तो ये जो कैटल एरागॉट एंड ग्रेजिंग कैटल का जो एग्जांपल है, ये क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ सकता है। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म को तो कौन है? कैटल एरागॉट एंड ग्रेजिंग कैटल। लास्ट एग्जांपल कमेंसलिज्म का हमें देखने को मिलता है सी एनेमोन एंड क्लॉन फिश का। सी एनेमोन एंड क्लॉन फिश का। सी एनेमोन को हम एडम्सिया भी बोलते हैं, जो कि सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इनमें सी एनेमोन में क्या होता है? स्टिंगिंग टेंटेकल्स होता है, और क्लॉन फिश जाके इसमें छुप जाती हैं, जिसकी वजह से क्लॉन फिश को उसके प्रेडेटर नहीं खा पाते हैं, क्योंकि प्रेडेटर स्टिंगिंग टेंटेकल्स से, जो कि सी एनेमोन में होता है, उनसे बचते हैं, क्योंकि वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ सकते हैं, द फिशेस गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटेकल्स एंड मतलब एडम्सिया डज नॉट अपीयर टू ड्राइव एनी बेनिफिट बाय द होस्टिंग ऑफ द क्लोन। अगला आता है म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों का फ़ायदा। इसमें लाइकेन का एग्जाम्पल है, जो कि एल्गी और फंगस से बनता है। माइकोराइजा का एग्जाम्पल है, जो कि फंगस और किसी हायर प्लांट से मिलके बनता है, ठीक है। माइकोराइजा को हमने एग्जांपल में एक देखा था, प्लांटिंग में हम देखते हैं कि फंगस से पाइनस माइकोराइजा बनाता है। फंगस और पाइनस मिलके माइकोराइजा फॉर्म करते हैं। माइकोराइजा पाइनस प्लांट है, फंगस वो है, और मिलके ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है, माइकोराइजा। और वो फंगस जो माइकोराइजा बनाता है उसका नाम ग्लोमस है, ग्लोमस। और ये बात आपको दे रखी है कहाँ पर? ये बात आपको दे रखी है इसमें, ये बात आपको दे रखी है 12th की बायोलॉजी में, देख सकते हैं। अब म्यूचुअलिज्म में अगर हम बात करें तो मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड इवोल्यूशनली फैसिनेटिंग एग्जाम्पल जो कि म्यूचुअलिज्म का हमें देखने को मिलता है, वो एनिमल और प्लांट का रिलेशनशिप है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म ज़्यादातर होता है को इवोल्यूशन देखने को मिलता है, मतलब दोनों जो दो स्पेसीज है वो साथ साथ में ग्रो करती हैं, दो स्पेसीज में वो साथ साथ ग्रो करती हैं, दोनों स्पेसीज। अगर स्पेसीज दोनों साथ साथ ग्रो करती हैं, अगर एक भी ख़त्म हो गई तो दूसरी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसका बेहतरीन, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है फिग ट्री और वास्प का। फिग ट्री और वास्प का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ये है, देखो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फिग और वास्प हम देख सकते हैं। वास्प अंदर दिखाई दे रहा है और ये फिग भी, ठीक है। जो फिग होता है वो क्या, उसको जो वास्प है उसको अंडा देने के लिए ओवी पोजीशन प्रोवाइड करता है। फिग वास्प को ओवी पोजीशन प्रोवाइड करता है, फूड देता है, मतलब अपनी सीड देता है ताकि वो लार्वा को खिला सके अपने, ठीक है। और उसके एक्सचेंज में क्या करता है, वास्प पॉलिनेशन करता है। फिग के इन्फ्लोरेसेंस का मतलब वास्प पॉलिनेशन का काम करता है। अगला एग्जाम्पल हम म्यूचुअलिज्म का देखें तो आता है ऑर्चिड, और इसके जो पॉलिनेटर इंसेक्ट होते हैं बीज एंड बम्बल बीज होते हैं इसके पॉलिनेटर इंसेक्ट, बीज एंड बम्बल बीज होते हैं। किसके? ऑर्चिड्स के पॉलिनेटर इंसेक्ट बीज एंड बम्बल बी होते हैं। बगल में हम देख सकते हैं बी है दिखाई दे रही है, और वो जो प्लांट है वो ऑर्चिड है, ठीक है। तो हम इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे देखो हम बताते हैं।
एक है मेडिटेरेनियन ऑर्चिड है जिसका नाम ओफाइरस है। मेडिटेरेनियन ऑर्चिड जिसका नाम ऑफ्रिस है, ऑफ्रिस या ओफाइरस, जो भी पढ़ना चाहो पढ़ लो। ये सेक्सुअल डकैत जो भी बोलो वो शो करता है। क्या करता है कि ये जो फीमेल बी है उसकी तरह अपना साइज़, कलर और मार्किंग कर लेता है, जिससे कि मेल भी अट्रैक्ट होती है और वो स्यूडो कॉपुलेशन शो उस फ्लावर के साथ। इसका क्या नाम है, जो फिर से सुन लो, जो ऑर्चिड है ओफाइरस, उसके जो एक पेटल, फ्लावर का एक पेटल जो होता है ना, वो फीमेल बी की तरह दिखने लगता है, साइज़ के, कलर के और मार्किंग के साथ फीमेल बी की तरह दिखने लगता है, जिसकी वजह से मेल भी अट्रैक्ट हो जाता है और उससे स्यूडो कॉपुलेशन करता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन उससे चिपक जाते हैं बीज से, और वो उस पॉलन जब वो दूसरे जाके स्यूडो कॉपुलेशन करता है तो वो पॉलन ग्रेन उस प्लांट में चले जाते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन प्लांट का हो जाता है। तो ये धोखेबाजी का काम करता है एक तरीके से। लेकिन हम यहाँ पे ये कोवोल्यूशन कैसे शो किया, सवाल उठता है ना। वो करता है शो, देखो क्यों शो करता है। अगर जो फीमेल बी है, ओरिजिनल वाली फीमेल बी का अगर कलर, साइज ये सब चेंज हो गया, वो इवॉल्व हो गई, और अगर ये ऑर्चिड इवॉल्व नहीं कर पाया अपने आप को, तो कभी पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये उस टाइप का लीफ इसका जो पेटल है उस टाइप का स्ट्रक्चर फीमेल बी की तरह बना नहीं पाएगा, क्योंकि फीमेल बी तो इवॉल्व कर चुकी है। समझ गए ना, इससे इसका पॉलिनेशन नहीं जाएगा, ऑर्चिड एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसीलिए जब अगर एक्सटिंक्शन फीमेल बी में होगा तो इसमें भी हमें एक्सटिंक्शन देखने को, एक्सटिंक्शन बोल रहा हूँ सॉरी, अगर जब इवोल्यूशन फीमेल बी में होगा तब हमें ऑर्चिड में भी इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। इसे लास्ट में लिखा है, इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग इवोल्यूशन, pollination successes will be reduced unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of its petal to the female। ठीक है, चैप्टर का एंड यहाँ करता हूँ। थैंक यू।